जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी करे इनको शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। तो आपकी एक ही वीडियो से आपके 10+ नंबर जो कवर होने वाले हैं, इसमें यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए यह रामबाण क्लास होने वाली है। तो आइए बिना देरी करे हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो इस क्लास का जो पहला प्रश्न होगा कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें 52 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है स्वर की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसमें 11 संख्या इनकी स्वर जितने होते हैं, यानी कि 11 संख्या स्वर की मानी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सिंधु शब्द से। तो जो सिंधी शब्द सिंधु थे तो उनको हिंदू कहते थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने भागों में विभक्त विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला को तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। जो आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, आपके 5 वर्ग यानी कि 5-5 उसमें वर्ण होते हैं। तो यानी कि 25 जो स्पर्श व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी कि छोटे और दीर्घ यानी कि बड़े, यानी कि जैसे एस एन आर और आसाम में आपको अंतर दिखता होगा कि यह दीर्घ है और यह ह्रस्व स्वर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या इसमें 33 दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हिंदी साहित्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पंचतंत्र क्या है। तो पंचतंत्र जो है कहानी संग्रह है। तो आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंचतंत्र जो किसकी रचना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर आपको जो लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर मिलती है, और साथ ही साथ आपके लिए जैसे कि हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए और जीके और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास है आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो आप एक भी क्लास को मिस ना कर पाओ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें इंद्रापति किसे कहा जाता है। तो इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कबीरदास की भाषा कौन सी थी। साधुकड़ी कबीरदास जी की भाषा है। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रगतिवाद उपयोग उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। इस यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7 कांड हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास की रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो राम वृक्ष बैनापुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसे लोकनायक कहा जाता है। तो तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा में। इसके बाद है जाटू किस बोली का उपनाम है। तो बागरू भाषा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। नहुस। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। यूपीएसआई के एग्जाम में भर भर कर पूछा गया है और यूपी टेट में आपको यह हर बार देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। यह आर्य भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि किस लिपि का वास्तविक रूप है। तो यह ब्राह्मी लिपि का वास्तविक रूप है, ब्राह्मी देवनागरी लिपि। जिसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी की विशिष्ट बोली
ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह काव्य भाषा में के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आपके हर एग्जाम के लिए। इसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यह भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो यह खड़ी बोली, खड़ी बोली के रूप में हिंदी भाषा प्रचलित है वर्तमान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। 1910 में एक सम्मेलन हुआ था प्रयाग में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। तो देखो यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व में कौन सा स्थान है? तो हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके बाद हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो देवनागरी लिपि से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को दो ही रूप में बांटा जा सकता है, एक तो लिखित और एक मौखिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है, तो आप एक प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही साथ बेल को ऑन कर लें, जिससे कि अगली कोई भी क्लास हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुंच जाए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि नरेंद्र शर्मा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? रक्त चंदन की रचना की थी। इसके बाद है, नाटक शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अलंकार शास्त्र। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और मुश्किल से ही आप सही कर पाओगे, पर आज से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। इसके बाद है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य वामन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? केशव दास। यह वे क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द से बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? तो यह भारतेंदु युग से आपको जीवनी साहित्य का जो प्रचलन मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदी भाषा और साहित्य का लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। इसके बाद है, चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से कविता कौन सी कवि ने लिखते थे? यानी कि कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसनिधि कवि का उपनाम? तो यह पृथ्वी सिंह का उपनाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रेमचंद्र की अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र। यह एक ऐसा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, तो इसके जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो इसको आप मोस्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो यह जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी? तो माधुर्य भाव में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमने कोई आपसे रुपया पैसा कोई नहीं लिए, फ्री, बिल्कुल फ्री क्लास देंगे आपके लिए। तो जो आपको हम फ्री में हेल्प कर रहे हैं तो उसके बदले आप हमें एक सब्सक्राइब तो दे ही सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो यह है पृथ्वीराज रासो। तो यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? उदंड मातंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। आंचलिक रचनाओं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके बाद कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। यानी कि यह क्वेश्चन इस प्रकार देखा जाता है, तो रामानंद किसके गुरु हैं? तो कबीरदास जी के। इसके बाद अगले क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे थे? यानी कि दोहे किसके द्वारा ज्यादा लिखे गए हैं? तो यह बिहारी के द्वारा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1900 से अब तक। यानी कि जो 1900 ईस्वी है उससे आज तक माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का आदि कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अन्वय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चैन में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादी संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 संख्या है इसकी मूल संख्या। तो इसके बाद हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? तो मयंक कुमुदिनी, ज्योत्सना और चंद्र चंद्रताप। मयंक, तो यह मयंक चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक आकाश काश्य यानी कि चंद्रमा से है। यानी कि मयंक काश्य जो है चंद्रमा से है, तो यह चांदनी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो यानी कि घोष शब्द किसे, यानी कि जो घोष वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं? तो तय अघोष है। यानी कि जो अघोष वर्ण में होता है पहला, और दूसरा, दूसरे जो वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के वह अघोष होते हैं। तो यह अघोष होगा तय, और ये सभी सघोष होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गेहूं शब्द निम्न में से तत्सम शब्द है? तो गेहूं का जो तत्सम शब्द है यानी कि वो होता है, तो गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है वह गोधूम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का एक वचन है? यानी कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे। यानी कि डिब्बा का जो एक वचन रूप है वह डिब्बे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है उसे आप छांट कर बताओगे। तो इसमें चना पुल्लिंग, बाजरा भी पुल्लिंग, उड़द भी पुल्लिंग, अरहर अरहर दाल होती है, तो यह स्त्रीलिंग हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है? तो यानी कि जो विशेषण इसमें है मीठा, यानी कि मिठास भाववाचक संज्ञा है मीठे की। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है, तो यह फैजाबाद में बोली जाती है। भोजपुरी बोल इसमें की व्याख्या हम देखेंगे। भोजपुरी बोली का प्रयोग उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक बोली जाती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? इसमें 1500 ईस्वी के आसपास जो आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है। इसके बाद जो अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन से युग में कामायनी की रचना हुई है? तो यह छायावाद युग में कामायनी की रचना हुई है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जो प्रकाशित हुई है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।